नमस्कार दोस्तों। ये मैं जो अभी पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप लोगों का 2 यूनिट मैंने कराया है अभी तक, काउंसलिंग और एचआईवी एड्स। तो काउंसलिंग पर जो क्वेश्चन आए हुए थे, देखिए टोटल ये जो फॉलो कर रहे हैं, टोटल एम्स पटना और एम्स के जो और एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें 10 टॉपिक से अलग-अलग क्वेश्चन आते थे, तो उसमें वो एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लेते थे, सिर्फ 10 टॉपिक से अलग-अलग 10-10 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप ये देख रहे होंगे, मैंने लिखा हुआ है एम्स पटना पेपर एंड रिस्पॉन्स, ये मेरा ही पेपर है जो मैंने दिया था एम्स पटना का, मेडिको सोशल वर्कर का ग्रेड 1 का। तो उसमें भी मेरा फर्स्ट रैंक था। तो वो पेपर का मैं आपके पास काउंसलिंग और एचआईवी का मैं डिस्कस करूंगा, जो क्वेश्चंस आए हुए थे। तो बेसिकली ये एम्स के जो ग्रेड 1 की सिलेबस है, वही ये फॉलो कर रहे हैं। उसमें 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपने जो देखा हुआ है। और वो जो 40 क्वेश्चंस है वो एप्टीट्यूड के हैं, वो सिर्फ डिफरेंट है। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। काउंसलिंग का पार्ट है, हाउ कैन ह्यूमर बी यूज्ड बाय अ काउंसलर इन द काउंसलिंग प्रोसेस। तो ह्यूमर जो है, मतलब एक थोड़ा सा मजाकिया अंदाज जो है, वो काउंसलर के द्वारा, एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर के द्वारा एक क्लाइंट से कब वो यूज किया जाना चाहिए। तो टू यूज क्लाइंट्स फ्रॉम डिस्ट्रेसिंग फीलिंग्स, मतलब जब क्लाइंट को आप देख रहे हो कि ये बहुत स्ट्रेस में है, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो थोड़ा सा उस मोमेंट को इजी कराने के लिए आप कुछ ऐसे मजाकिया अंदाज में, कुछ ऐसे बियॉन्ड द टॉपिक आप बात कर सकते हैं, बट एक लिमिट में रहते हुए। तो उसको जिससे अनकंफर्टेबल ना हो, पता लगे आप ऐसे क्वेश्चन कर लो या ऐसे मजाक कर लो जिससे वो और अनकंफर्टेबल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है काउंसलिंग के? तो हेल्प इंडिविजुअल टू रिजॉल्व और रीऑर्गेनाइज हिज और हर डिफिकल्टीज विद द मैक्सिमल डिग्री ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ कंट्रोल। आपको मैंने कल जब एक्सप्लेन किया था काउंसलिंग, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको करवाना है। कैसे? उसके मैक्सिमल डिग्री ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब उसके अंदर जो क्षमताएं हैं, उसके अंदर जो आत्मविश्वास है, उसको बढ़ाने के लिए आप उसकी मोटिवेशन को एनहांस कीजिए और उसी के मोटिवेशन से उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करवाइए। तो ये है काउंसलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। Which concept in the psychoanalytic approach of counseling refers to the area between the conscious and unconscious mind। तो सब कॉन्शियस जो होता है वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच की बात होता है। इड, ईगो, सुपर ईगो आपको हमने बताया था। इड जो होता है वो होता है प्लेजर प्रिंसिपल पे, कि हमें कोई चीज चाहिए तो चाहिए, एनी हाउ, बाई हुक और क्रूक, चाहे नियम तोड़ने पड़े चाहे कानून तोड़ने पड़े, तो वो इड होता है। ईगो होता है रियलिटी प्रिंसिपल पे, और जो सुपर ईगो होता है वो मोरल प्रिंसिपल पे होता है ना। जब इंसान ये कहता है कि यार मैं कोई चीज उससे मांगूंगा बुरा तो नहीं लग जाएगा, मैं ऐसे करूंगा तो ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे वो जो अपने सेल्फ स्टीम को और सेल्फ रिस्पेक्ट को रखता है, तो वो सुपर ईगो होता है। ये भी हमने कल डिस्कस किया हुआ था। इन स्टेज 2 ऑफ काउंसलिंग, चैलेंजिंग स्किल्स आर यूज्ड टू एनकरेज क्लाइंट्स टू डेवलप न्यू पर्सपेक्टिव। जो मतलब फर्स्ट स्टेज में आप क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझते हैं और उसको कुछ टारगेट देते हैं, बट सेकंड स्टेज में जब आप आते हैं, सेकंड सेशन में आते हैं या थर्ड सेशन में, जब वो आपका स्टेज अलग अलग होगा, 2 सेशन के बाद भी पहला स्टेज खत्म नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी। तो इन स्टेज 2 ऑफ काउंसलिंग चैलेंजिंग स्किल्स आर यूज्ड टू, जो चैलेंजिंग स्किल्स है उस वो कैसे करेंगे, इनकरेज क्लाइंट्स टू डेवलप न्यू पर्सपेक्टिव, उस चैलेंजिंग स्किल्स के प्रति नया पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप करें। व्हाट इज द मैकेनिज्म इन विच द थेरेपिस्ट वर्क्स विद टू पीपल हु शेयर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इसको बोलते हैं कपल थेरेपी। अब आप लोग कहोगे कि फैमिली थेरेपी क्यों नहीं होगा, या कह सकते हो कि कपल थेरेपी के अलावा और भी कुछ थेरेपीज होती हैं जो मतलब जब दो जोड़े, विवाहित जोड़े के बीच में कोई इश्यूज हो, है ना, तो उसकी इश्यूज क्या हो सकता है, उसके आपस के सेक्सुअल रिलेशन को लेके हो सकता है, आपस के फैमिली रिलेशंस को लेके हो सकता है। तो फैमिली थेरेपी में हम जब फैमिली के और पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं, और पर्सन की बिहेवियर के वजह से अगर उस कपल पे प्रॉब्लम हो रही है, आपस के रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो हम उसको फैमिली थेरेपी बोलते हैं। बट जो कपल थेरेपी होता है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ दो विवाहित जोड़ा हो
या लिव इन में रह रहे हो, जैसे भी हो, तो उसको हम कपल थेरेपी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी ट्रेट फॉर एन इफेक्टिव काउंसलर? तो क्या है, जजमेंटल एटीट्यूड नहीं रखना है। ये इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी ट्रेट है जो नहीं होनी चाहिए। तो आपको पहले से ही देख के जजमेंट नहीं बना लेना है कि ये बंदा ऐसा ऐसा है तो ये ऐसे ही होगा, नहीं, ये चीज गलत एटीट्यूड है आपका। बाकी तीन चीजें, बेसिक इंटेलिजेंस होना चाहिए, एम्पैथेटिक स्किल होना चाहिए, कमिटमेंट टू पर्सनल ग्रोथ, और पर्सनल ग्रोथ के लिए आपके पास कमिटमेंट होना चाहिए। Transference in the context of psychoanalysis refers to the client's response to the counselor as if the counselor were a significant figure from the client's past. तो ट्रांसफरेंस मतलब एक इमोशनल इमोशनल कह सकते हो कि कनेक्टिविटी अगर क्लाइंट का काउंसलर के प्रति डेवलप होने लग जाए, यानी उस व्यक्ति का जो नीड में आया हुआ है उसका अपने थेरेपिस्ट के प्रति, अपने काउंसलर के प्रति या प्रोफेशनल सोशल वर्कर के प्रति ऐसे इमोशंस डेवलप होने लग जाए, तो उसको ट्रांसफेरेंस बोलते हैं। और काउंटर ट्रांसफेरेंस इसी का उल्टा है, जब जो थेरेपिस्ट है या काउंसलर है उसका अपने ही क्लाइंट के प्रति इमोशनल कनेक्शन होने लग जाए, तो वो काउंटर ट्रांसफरेंस होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें मुझे लगता है इन्होंने आंसर गलत दिया था। आई थिंक इसका द काउंसलर्स, नहीं काउंसलर नहीं होगा, ये होगा द क्लाइंट्स रिस्पॉन्स, सॉरी। तो काउंटर ट्रांसफरेंस का मैं ध्यान दे रहा था। व्हाट आर द थ्री मेन अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग? तो क्या है, साइकोएनालिटिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो ये तीन जो है मेन अप्रोचेज हैं काउंसलिंग के, इसको रट लीजिए, साइकोएनालिटिकल, बिहेवियरल एंड ह्यूमनिस्टिक। In the integrative approach in counseling practice, which approach aims to produce a conceptual framework that synthesizes the best of two or more theoretical approaches under the assumption that the outcome will be richer than either of the theories alone? तो यह है theoretical integration approach। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि आप पर्टिकुलर किसी एक अप्रोच से काउंसलर के तौर पे काउंसलिंग करने में असमर्थ होते हैं और आप अनकॉन्शियसली मल्टीपल अप्रोच एक साथ अपना लेते हैं, ठीक है, तो उसको थेरेटिकल इंटीग्रेशन अप्रोच बोलते हैं। व्हाट इज द स्टाइल ऑफ थेरेपी दैट यूजेस टेक्निक ड्रॉन फ्रॉम सेवरल डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट? और जब सेवरल, वही सेम चीज आगे एक्सटेंड हो रहा है, जब सेवरल स्कूल ऑफ थॉट्स को एक साथ यूज करते हैं तो उसको एक्लेक्टिक थेरेपी या एक्लेक्टिक अप्रोच भी बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप बाकी 10 क्वेश्चन जो अब होंगे वो HIV एड्स पे होंगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल इंस्टीट्यूट ऑफ एड्स कंट्रोल? तो बॉम्बे एड्स कंट्रोल सोसाइटी जो है ये फंक्शनल इंस्टीट्यूट नहीं है। बाकी दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी और नागालैंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, ये तीनों सोसाइटी ऐसी हैं जो फंक्शनल इंस्टीट्यूट है एड्स को कंट्रोल करने के लिए। आप ये देख सकते हैं बॉम्बे एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, ना कि उस स्टेट का नाम है। और यहाँ स्टेट की बात हो रही थी, तो स्टेट लेवल पे जो ऐसी एजेंसी है, तो दिल्ली एक स्टेट है, महाराष्ट्र एक स्टेट है, नागालैंड स्टेट है। मतलब आप ये समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्यूटीज ऑफ अ सोशल वर्कर वर्किंग इन HIV एड्स प्रोग्राम इज टू, क्या होता है, फैसिलिटेट कॉन्फिडेंशियल HIV टेस्टिंग। जिसकी भी आप HIV टेस्टिंग कर रहे हो उसका जो रिपोर्ट आया है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। आप सिर्फ वो जो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं बोलेंगे, वो तो आप पर्टिकुलर ट्रीटमेंट पर्पज से हायर अथॉरिटी को आप इन्फॉर्म कर सकते हो, बट उसके लिए भी कंसेंट लेना होता है उस पर्टिकुलर क्लाइंट का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। सामाजिक कार्य हस्तक्षेप HIV एड्स कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन की समस्या का समाधान कैसे करते हैं? तो स्टिग्मा मतलब कलंक और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, लोगों को या पीड़ितों के प्रति जो है लोगों को अवेयर करना कि आप उस उनके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, छुआछूत का रोग नहीं है, ये उनको समाज में रहते हुए उनको बेहतर इम्प्लीमेंट अगर करेंगे उस पे ट्रीटमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं तो वो जल्दी ठीक होंगे। और अगर उनको समाज से काट दोगे तो एक तरफ वो HIV से भले ही थोड़ा बहुत ठीक हो जाए थेरेपी से या ट्रीटमेंट से, बट वो सोशली बहुत ही ज़्यादा इल हो जाएंगे।
Which of the following institutes was the first one to introduce a social work certificate course in HIV/AIDS in India? तो सोशल वर्क सर्टिफिकेट कोर्स HIV/AIDS में इन सबसे पहले इग्नू ने ही स्टार्ट किया है, तो ये चीज ध्यान रखना। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। Which one of the following is not a social work intervention on HIV/AIDS? रिकॉर्ड कीपिंग कोई सोशल वर्क इंटरवेंशन नहीं है, जबकि केयर एंड सपोर्ट, अवेयरनेस, एजुकेशन, ये तीनों जो है एक इंटरवेंशन का पार्ट है। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स ऑफ प्रोवाइडिंग केयर एंड सपोर्ट टू पर्सन विद HIV/AIDS इज एडॉप्टेड बाय सोशल वर्कर्स? तो क्या करता है सोशल वर्कर? काउंसलिंग करता है, ना कि शेयरिंग पैम्फलेट्स, होल्डिंग वर्कशॉप, फिल्म स्क्रीनिंग, ये चीज नहीं, बल्कि काउंसलिंग करता है। इन्होंने पूछा है प्रोवाइडिंग केयर एंड सपोर्ट टू पर्सन विद HIV/AIDS, तो केयर एंड सपोर्ट की बात आएगी तो केयर एंड सपोर्ट में काउंसलिंग आता है। फिल्म स्क्रीनिंग, होल्डिंग वर्कशॉप और शेयरिंग पैम्फलेट्स, ये आ जाएगा आपका IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इनके थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड करना और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करना, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, तो ये तीनों चीजें अलग विषय हो जाएगी थोड़ी सी। According to National AIDS Control Organization and NACO, which of the following group is at high risk of HIV/AIDS? अब हाई रिस्क इसमें कौन है? चिल्ड्रन, कोविड पेशेंट, मेन हैविंग सेक्स ओनली विद विमेन, और एक है फीमेल सेक्स वर्कर। तो सबसे ज्यादा जो हाईली कह सकते हो कि डेंजर नोड पे है वो कौन है? फीमेल सेक्स वर्कर्स, एज पर द एविडेंस बेस्ड रिसर्च। तो ये सबसे डेंजर जोन में होते हैं। द स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन इंडिया लॉन्च अंडर द 8th 5-year plan, in which year the National AIDS Control, यानी नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन was formed to 1992 नाको। what are the special groups which are targeted by HIV intervention? तो कौन होते हैं? सेक्स वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर्स, माइग्रेंट वर्कर, स्ट्रीट चिल्ड्रन एंड STD पेशेंट। STD मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पेशेंट्स। तो इन ये जो है हमेशा एक टारगेट ग्रुप के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि इनमें जो है बहुत ही हाई चांस होते हैं HIV और एड्स होने के। उसके बाद में थ्रो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज डज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस स्प्रेड? क्या स्नीजिंग से यानी छींक से हो सकता है, गले लगने से हो सकता है, किस करने से हो सकता है, यानी स्मूचिंग या किसिंग करने से हो सकता है? नहीं हो सकता। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV/AIDS होने के चांसेस होते हैं। तो ये टोटल रहे 20 क्वेश्चन। आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में बताएं या टेलीग्राम के लिंक पे कनेक्ट होके बताएं। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। इसके पहले मैंने 2 वीडियो डाला हुआ है काउंसलिंग और HIV पे, वो आप देख लेंगे तो इसके क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएंगे और आपको लगेगा भी कि मैंने जो बताया है, जो पढ़ाया है, बिल्कुल ही टारगेटेड डोमेन पे पढ़ाया है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है आपके पास। और बाकी बकैती करेंगे तो फिर आपका टाइम खराब होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी नहीं होगी, तो हमें वो चीज़ करना पसंद नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप ऐसे पाएँ जो आपने यहाँ से पढ़ा है, आपने यहाँ से देखा है। बाकी और जो क्वेश्चन है डिज़ास्टर वगैरह पे वो मैं कराऊँगा इसके बाद, और काउंसलिंग और इस पे अगर और पेपर मैं अरेंज कर लिया तो उसका भी कराऊँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।